नमस्कार दोस्तों, मैं सागर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग विलियम बटलर येट्स को देखेंगे, जिन्हें आयरिश पोएट्स के नाम से भी जाना जाता है। और यह आपके जेएसएससी पीजीटी के सिलेबस में दिया गया है। खास करके अगर हम बात करें जेएसएससी पीजीटी इंग्लिश की, तो सबसे ज़्यादा पोएट्री सेक्शन हमें विलियम बटलर येट्स के ही देखने हैं। तो अगर आप इनके सारे पोएम्स को अगर आप देखते हो तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके विलियम बटलर येट्स से आ जाएंगे। मतलब 150 क्वेश्चंस में 15 से 20 क्वेश्चंस आपके विलियम बटलर येट्स से आ रहे हैं। तो आपको इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है और मैं कोशिश करूंगा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट को इनके लाइफ एंड वर्क से रिलेटेड आज शेयर करूंगा, ताकि जब आप पोएम को जब आप पढ़ो और समझो, उस समय आपकी पोएट्स की लाइफ और वर्क्स से रिलेटेड अगर किसी तरह के कुछ डाउट हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो लेक्चर में अंत तक मेरे साथ बने रहना है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ कुछ लिखने का प्रैक्टिस आपको करना है। क्लियर। और विलियम बटलर के लाइफ और से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन नोबेल प्राइज़ विजेता रहे हैं, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन तो अराइज होते हैं इनके पोएम से, पोएट्री सेक्शन से। क्लियर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैंने बड़े ही हैंडसम पर्सनालिटी इनकी थी। यंग एज का मैंने फ़ोटो आपके लिए गूगल से लिया है और आप इनको देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पीजीटी में आप देखोगे कि पिक्चर भी आपको पूछ दिया जाता है। जैसे लास्ट ईयर, मतलब जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जब हुए थे 2018 में, उसमें देखिएगा हैमलेट में का आपका फिगर दे दिया था फ़ोटो और आपसे पूछ दिया था। तो इसी तरह कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इसको रखा है। क्लियर। तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे और आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं विलियम बटलर येट्स। इनका पूरा नाम क्या हो गया? इनका नाम हो गया विलियम बटलर येट्स। तो विलियम की अगर बात करें तो विलियम बटलर है ना, विलियम बटलर येट्स, ये हमारे हो गए राइटर्स का पूरा नाम। क्लियर। अगर इनकी जन्म तिथि की हम बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 13 जून 1865 में। क्लियर। 19वीं सेंचुरी के राइटर थे और सेंडीमॉन्ट आयरलैंड में हुआ था। मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसे राइटर थे जो आयरिश राइटर थे। क्लियर। और 28 जनवरी 1939 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ड्यूकबर्न कैप में। ठीक है। मार्टिन फ्रांस। अगर हम बात करें इनकी वाइफ की तो जॉर्जिनिया हाइडिलीज था, जिनके साथ इन्होंने मैरिड कब किया था? 1917 में। प्रोनाउंसिएशन में मत जाइएगा, क्योंकि आयरिश से हम इंडियन लोग थोड़े दूसरे देश के नाम को प्रोनाउंस करने में थोड़ा हेजिटेट महसूस करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा जानना है ना। जॉर्जिना हाइड, आप इसको अपने किसी तरह से याद करने के जियो से जॉर्जिना भी कर सकते हैं। बिलबर्ड की बात करें तो मॉडगॉन थे, जिनसे इनके लेकर के इन्होंने बहुत सारा पोएम को लिखा है। क्लियर। जब ये 60 साल के एज में थे और जो अभी इनको एक स्कूल विजिट करने का मौका मिला था, जब बच्चे क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे थे, तो वो आप स्कूल विजिट एज अ विजिटर वो वहाँ पे गए हुए थे। लेकिन वहाँ भी उन्होंने अपनी बिलबर्ड मॉडगॉन को बच्चों को देखकर याद करते किए थे और बताते हैं कि कैसी उनकी बिलबर्ड बचपन में स्कूल जाया करती होगी तो क्लासरूम में ऐसे बैठती होगी। और ये कहाँ पे आपको मिलेगा? एमंग दी स्कूल चिल्ड्रन, द टावर में से पब्लिश किया गया था। अगर हम बात करें तो इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। कब मिला था? नोबेल प्राइज़ इनको मिला था लिटरेचर में। क्लियर। और अगर नोबेल प्राइज़ की बात की जाए तो नोबेल प्राइज़ विजेता हमारे देखिएगा 2-3 राइटर आपको मिल गए अभी तक, तो सबको आपको ध्यान में रख के चलना है। एक तो हमारे गए विलियम बटलर येट्स, और एक मैंने एक और राइटर आपको बताया था टी.एस. एलियट। जब मैं उसकी वीडियो लाऊंगा तो उसमें मैं आपको उनके बारे में जिक्र करूंगा। क्लियर। आगे हम लोग देखेंगे, जब डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मैं नोबेल प्राइज़ में क्यों मिला, कैसे मिला, कब मिला, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन 1884 टू 1886 द हाई स्कूल, इन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की। क्लियर। और अगर हम की वर्क्स की बात करें तो सम ऑफ इट्स मोस्ट रिनॉन्ड पोएम इंक्लूड, देखिए मैंने उन पोएम को यहाँ पे लिया है जो आपको पीजीटी के सिलेबस में पढ़ने हैं। क्लियर। क्योंकि आपके खूब सारे पोएम यहाँ पे दिए हुए, जैसे ईस्टर 1916 आपको पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी द सेकेंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम। देखिए, सेलिंग टू बाइजेंटियम को पहले पढ़ेंगे और दूसरा बाइजेंटियम पढ़ेंगे। मतलब इसमें एक ऐसी स्टोरी है, जैसे मॉडर्न सोसाइटी क्या हो रहा है कि बड़े ही हम लोग ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की ओर चले आ गए। मतलब कोई भी परिवार अब ज्वाइंट में रहना नहीं चाहता, सब न्यूक्लियर हो गए। और ओल्ड एज में राइटर सोच रहा है कि कोई भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो वह बाइजेंटियम की ओर जा रहे हैं। सेलिंग टू बाइजेंटियम मतलब एक सफ़र में निकल गए। और कहाँ पे जा रहे हैं? वो बाइजेंटियम जा रहे हैं। और सेलिंग टू बाइजेंटियम मतलब कि एक नाव में सफ़र कर दिया,
सेलिंग टू बाइजेंटियम के लिए निकल गए, और जब वो बाइजेंटियम पहुंचते हैं तो वहाँ उन्होंने क्या क्या देखा, कैसा महसूस किया, और सेलिंग टू बाइजेंटियम जाते वक्त उन्होंने मॉडर्न सोसाइटी के बारे में क्या क्या कहा, वो सारी चीज़ें आपको पोएम में नज़र आती है। तो मैं आपको सजेस्ट भी करना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बाइजेंटियम को पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद सेलिंग टू बाइजेंटियम को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू रीड द बाइजेंटियम, आफ्टर दैट वी हैव टू रीड द सेलिंग टू बाइजेंटियम, आफ्टर दैट वी विल सी योर concept will be clear and you can easily tick the correct answer. Okay, so my suggestion is first we have to read the by selling to Byzantium. Clear? लगता है कि बाइजेंटियम को पहले पढ़ना चाहिए और सेलिंग नहीं। सेलिंग टू बाइजेंटियम में जाने का सफ़र की शुरुआत में उन्होंने मॉडर्न सोसाइटी पे कैसे कटाक्ष किया है, ओल्ड एज हो जाने के बाद कैसे लोगों का मतलब उनके प्रति जो डॉटर या सन होते हैं या सोसाइटी होता है कैसे सोचने लगता है। बड़ी ही बेहतरीन कवि पोएम है जिन्हें विलियम बटलर येट्स ने लिखा है। तो आप इनको देखोगे कब लिखा गया है, किस स्टाइल में लिखा है, इन चीज़ों को आपको देखना है। खास करके किस पब्लिकेशन हाउस में इसको पब्लिश किया गया था, कब रिटन किया गया था, कितनी लाइन की पोएम है, ये सारे चीज़ आप देखो। अगर आने वाले समय में कोशिश करूँगा कि इन छोटे छोटे पोएम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके मैं आपसे शेयर करूं। आप एक देख सकते हो स्पिरिचुअल पोएम मेरू है, इसको भी आप देख सकते हो। सिलेबस में भले थोड़ा गलत दिया हुआ है, उसमें आपका देखना मेनू लिख दिया, लेकिन आप उसमें नहीं जाओगे, मेरू है एक्चुअल नेम। एमंग द स्कूल चिल्ड्रेन, जहाँ पे 60 की उम्र के बाद हमारे बटलर साहब जाते हैं स्कूल विजिट के लिए, सुपरविज़न के लिए, तो उन्होंने बच्चों को देखकर अपनी बचपन और अपनी बिलबड मॉडगॉन को याद करते हैं। ये भी बेहतरीन पोएम है। अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, एक और पोएम है जो अपनी बेटी को लेकर के वो लिखते हैं कि कैसे उसका फ्यूचर कैसा हो, सोसाइटी में मतलब उसको कैसे एक्सेप्टेंस लोग किया जाए। अब कहते हैं कि देखिए प्रेयर फॉर माई डॉटर मतलब कि अपने बेटी के प्रति वो प्रेयर करना चाहते हैं कि वो जब बड़ी हो जाएं। तो आजकल सोसाइटी क्या हो गया, मॉडर्न सोसाइटी में देखना लड़कियों का एक अलग पक्ष बन जाता है, अलग रूप से उनको देखा जाता है। तो अपनी बेटी को लेकर यहाँ पे वरी उनको दिखाया गया, वो अपनी बेटी को लेकर क्या क्या सोचते हो, अब उनके लाइफ को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर, उनको कैसे लोग सोसाइटी में एक्सेप्ट करे, वो आगे चल के कैसा उसका लाइफ बने, वो सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से इस पोएम में बताने का प्रयास किया है। तो आप इस पोएम के थ्रू भी जाओगे तो बड़ी चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। लेपिस लॉजली की बात करें तो लेपिस लॉजली भी देखना कि इनको एक चाइनीज़ स्क्रिप्चर है और एक पत्थर है जो कि हम लोग अंगूठे में पहनते हैं। क्लियर? मैं इसमें तो फ़ोटो लगाना भूल गया, लेकिन मैं जब पोएम पढ़ाऊँगा तो देखना एक चाइनीज़ स्क्रिप्चर उस पत्थर में बनाया गया। और ख़ास करके आप देखोगे कि इंडियन मैथोलॉजी में भी है कि बहुत सारे लोग अपने हर अंगुली में, फिंगर में अंगूठा पहनते हैं और उसमें पत्थर लगाते हैं। तो लेपिस लॉजली एक पत्थर ही है और उसको लोग पहनते हैं। क्लियर? तो यह आपका आसमानी कलर में होता है और इसमें कुछ डिज़ाइन क्रिएट किए गए, कुछ चाइनीज़ लोग हैं, कुछ फिगर हैं, कुछ गर्ल्स के हैं, कुछ पहाड़ हैं। तो इसी को सारा पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। द टावर आप देख सकते हो, टावर एक पब्लिकेशन हाउस भी था जिसमें बहुत सारे पोएम को लिखा गया है। और लीडा एंड स्वान, लीडा एंड स्वान भी एक बेहतरीन पोएम है जिसमें स्वान क्या करता है कि इंसान का रूप लेकर लीडा का रेप करता है और उसी में उनकी बेटी हेलन का जन्म होता है। हेलन ऑफ ट्रॉय भी आपने देखा होगा। तो कैसे इसमें एक स्वान है, एक स्वान है, स्वान का रूप लेकर लीडा का रेप कर देता है और इसमें पोएम में कैसे एक बेटी को उनका जन्म होता है और उसके लिए बाद में हेलन ऑफ ट्रॉय भी होता है। तो इनसे सारे लीडा एंड स्वान को आप देख सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो इतने सारे पोएम पढ़ने के बाद मतलब ईस्टर से लेकर सेकेंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम, मेरू, एमंग द स्कूल चिल्ड्रन, प्रेयर फॉर माय डॉटर, लेपिस लॉजली, द टावर, लीडा एंड स्वान, मतलब इन पोएम को अगर आप देख लेते हो और प्रीवियस ईयर का जो मैंने वीडियो बनाया उससे एनालिसिस करोगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं अ प्रेयर फॉर माई डॉटर। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार लेपिस लॉजली से भी क्वेश्चंस रहेंगे, बाइजेंटियम से रहेंगे और सेलिंग टू बाइजेंटियम से तो रहेंगे ही। और द सेकेंड कमिंग में जीसस क्राइस्ट का फिर से जन्म होगा और वो फिर से हो सकता है कि जो हम लोग सोसाइटी में जीसस क्राइस्ट का जन्म क्यों हुआ था, इसलिए हुआ था क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया था और उसका उत्थान करने के लिए जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। लेकिन इस बार राइटर बोल रहे हैं कि इस बार अगर जीसस क्राइस्ट का जन्म होगा तो हो सकता है वो अच्छे रूप में भी हो सकता है, बड़े रूप में भी हो सकता है। और देखना कि उनका मुंडी बस इंसान का है और पूरा पार्ट क्या शेर के जैसा पूरा वहाँ पे 4 पैर है और वो दिया गया। तो आप इसको भी देख सकते हो। क्लियर? अगर हम आगे अगर बात करें द एबे थिएटर्स की तो देखना इट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फाउंडिंग ऑफ द एबे थिएटर इन डबलिन। उन्होंने डबलिन में एबे थिएटर
किया था एबे थिएटर एसोसिएट किसके साथ है, तो विलियम बटलर येट्स के साथ है। और इन्होंने यहाँ पे विच बिकम अ सेंटर फॉर प्रमोटिंग आयरिश लिटरेरी एंड कल्चरल रिवाइवल, कह सकते कि इन्होंने अपने जितने भी वर्क्स को लिखा, जितना भी उन्होंने काम किया, एबी थिएटर में उनको परफॉर्मिंग करवाया और कल्चरल रिवाइवल कह सकते हैं कि एबे थिएटर से कनेक्ट होकर इन्होंने खूब सारा काम किया। मैंने ऊपर में बताया था कि नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला है, किस लिए मिला है, तो लिटरेचर में मिला। और कब मिला था, 1923 में। देखिए नोबेल प्राइज़ विजेता है, मतलब इनकी सबसे बड़ी अच्छी कोई क्वालिटी रही होगी, उनके राइटिंग शैली बेहतरीन रही होगी। तो आप देखोगे कि इंडियन राइटर को जब हम पढ़ते हैं तो इंडियन राइटर में हमारे देखना गीतांजलि के लिए मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। जो सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे होगे तो देखना हमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पढ़ना है, क्लियर। और गीतांजलि के लिए मिला था। तो आप देखोगे अगर इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग अगर पढ़ते हैं तो नोबेल प्राइज़ इन विलियम बटलर येट्स को मिला। वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर बिकमिंग द फर्स्ट आयरिशमैन टू रिसीव दिस ऑनर। और आयरलैंड के आयरिशमैन फर्स्ट आयरिशमैन थे, जो बिग अचीवमेंट था, इन्होंने इतना बढ़िया काम किया। मतलब कह सकते हो कि इनके अगर आप पोएम को आप पढ़ोगे तो लाइफ से लेकर स्पिरिचुअल से लेकर के मोटिवेशन से लेकर के मैथोलॉजी से लेकर के मतलब हर सेक्टर को ये लिख सकते हैं। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ को हम पढ़ते हैं तो नेचर पोएट थे। अगर हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ते हैं तो विलियम शेक्सपियर ह्यूमन नेचर का बड़ा ध्यान में रखे। जैसे आप हैमलेट को पढ़ोगे, हैमलेट को पढ़ते तो समझ में आता है कि वह जब पढ़ाई कर रहा होता और वापस आता तो देखता है कि उसकी पापा की मृत्यु हो गई है और उसके चाचा ने उसकी मम्मी से विवाह कर लिया। और तब उसके घोस्ट बनकर उसके पापा आते हैं और बार बार उससे बोलते हैं कि तुमको क्या करना, अपना चाचा से इवेंज लेना है। तो वह बड़ा कंफ्यूज रहता है कि कैसे सच बात है, घोस्ट सही बोल रहा है। तो उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को बड़ा जज करके लिखा। लेकिन आप अगर विलियम बटलर येट्स को अगर पढ़ोगे तो देखना इन्होंने कोई भी सेक्टर को नहीं छोड़ा, हर सेक्टर में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने थॉट को लिखने का प्रयास किया। तो इसलिए इन्हें लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1923 से। आपको दो चीज़ें याद रखने हैं, एबे थिएटर और 1923 में इनको नोबेल प्राइज मिला, क्लियर। अगर हम लोग आगे बढ़ते, कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर, इट्स वर्क कंबाइन री सिंबोलिज्म, मतलब बताया मैंने कि बहुत सिंबोलाइज किया है। देखना पत्थर एक लेपिस लाजुली उससे कर दिया, लीडा एंड स्वान से कर दिया, एमंग द स्कूल चिल्ड्रन बच्चों से लेकर के डॉटर प्रेयर फॉर माई डॉटर हो गया, या द टावर की बात करें, मेरू का बात करें, मेरू एक स्पिरिचुअल पोएम है। तो कह सकते हैं कि बड़ा ही सिंबोलाइज तरीके से लिखते थे। ब्यूटी हो, एक्सप्लोरेशन हो, पर्सनल हो, यूनिवर्सल थीम हो। ही इज़ अ कंसिडर वन ऑफ द फॉरमोस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी के कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर थे। 19th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ और जब 1939 में इनकी मृत्यु हो गई तब तक इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया। नोटेबल अर्ली वर्क्स की अगर हम बात करें तो सम ऑफ हिज नोटेबल अर्ली पोएम्स इंक्लूड द लेक हिल्स ऑफ इंस्पियर। देखना कि इसमें आप अगर 9-10 के सीबीएसई एनसीईआरटी बुक में भी देखोगे इस पोएम को इंक्लूड किया गया और इसमें बताया गया है कि कैसे वह मॉडर्न सोसाइटी से हटकर गांव में जाना चाहते हैं, समुद्र के किनारे एक छोटा सा कॉटेज बना के वहाँ रहना चाहते हैं और वहाँ पे वो अपना भीड़ भाड़का शहर की मतलब आप शहर में देखोगे कि हर कोई भीड़ में खोया हुआ है, किसी के पास समय नहीं है, सब पैसे कमाने के लिए अपने नीड्स को फुलफिल करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये चाहते कि नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकल के गाँव में अपना समय बिताना है। और द लेक हिल्स ऑफ इंस्फ्री में इन्होंने ये बताने का बात किया। द स्टोलन चाइल्ड आप पढ़ोगे, ही विशेष फॉर द क्लॉथ ऑफ सेवन। तो इन सवरे में उन्होंने बहुत ही नोटेबल वर्क रहे, पढ़ के आपको लगेगा हाँ रियली इन्होंने पोएम के माध्यम से, प्लेस के माध्यम से, अप्रोच के माध्यम से इन्होंने उन सब चीज़ों को जीवंत कर दिया है, क्लियर। आगे अगर हम बात करें, एज अ इट्स ग्रो ओल्डर इज पोएट्री बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे वो बड़े होते गए इनके पोएट्री में कॉम्प्लेक्स आने लगा, रिफ्लेक्शन आने लगा, थीम डेथ के लेकर के, ओल्ड एज को लेकर के, चाइल्ड एज को लेकर के, मतलब मैं कह सकता हूँ कि वह कोई भी सेक्टर को छोड़े नहीं है, क्लियर। और नेचर्स को भी इन्होंने इंक्लूड करके लिखा, मतलब कि अगर हम कह सकते हैं कि इन्होंने सारे को कनेक्ट किया ताकि लोग जुड़ाव महसूस कर सकें। इन्वॉल्वमेंट इन आयरिश पॉलिटिक्स, और ये ना आयरिश पॉलिटिक्स से बड़े जुड़े रहे, क्योंकि आयरिश को उस समय कौन सेप्रेस करके रखा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट रखी थी। तो कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट से इसको हटाया जाए, इसके लिए इन्होंने खूब सारा मूवमेंट किया। इट्स वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन आयरिश पॉलिटिक्स, आयरिश पॉलिटिक्स में ये बहुत ही इन्वॉल्वमेंट रहे। एंड नेशनलिज्म, हिज पोएम फ्रॉम इज अ पीरियड ऑफ एन टच अपॉन पॉलिटिकल एंड सोशल इशू। इनके पोएम में सोशल इशूज भी रहते थे। जैसे आप देखोगे ईस्टर राइजिंग अगर जब आप पढ़ोगे 1960, तो उसमें देखना कैसे सेक्रीफाइस वहाँ के लोगों ने किया, उनको बड़े बेहतरीन तरीके से ईस्टर 1960 में बताने का प्रयास किया। आयरिश इंडिपेंडेंस एंड द इवेंट ऑफ द टाइम, उस समय के चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया, क्लियर। तो मैंने इन पॉइंट्स को राइट डाउन किया है आपके लिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। और कुछ कामें आपको खुद से करने होंगे, मतलब मैंने अगर आपको बेसिक चीज़ बता दिया है और जब आप अगर
पढ़ना शुरू करोगे तो मेरे लेक्चर जब आप पढ़ने लगोगे, देखना इंग्लिश में क्या होता है कि जब आपको किसी चीज़ का हिंदी पता चल जाता है और फिर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ना खुद ब खुद उसके मीनिंग समझ में आने लगते हैं। भले आपको मीनिंग पता ना, बट आप ना अपने सिक्स सेंस से पता कर लो कि ये बताना चाह रहा है। और आप ये फील करना, जब आप कोई पोएम को पढ़ोगे तो मैं लेक्चर में जो बोला हूँ हूबहू आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कर सकता हूँ। अब हम लोग चलिए थोड़ा कुछ MCQ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि किस टाइप से पूछे जाते हैं। मतलब इतने सारे तो क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, तो क्योंकि आपको MCQ से फेमिलियर होना बड़ा ही जरूरी है। अगर आप MCQ से फेमिलियर हो जाते, खास करके एग्जाम से एक महीना पहले आपको खूब सारे MCQs देखने चाहिए। MCQs क्या करता है कि हमें ना क्वेश्चन का पैटर्न बता देता है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच पोएम बाय विलियम बटलर एज रिफ्लेक्ट हिज इन्वॉल्वमेंट इन आयरिश पॉलिटिक्स एंड नेशनलिज्म। मैंने ऊपर भी डिफाइन भी किया था। तो आप देखो, द लेक इल्स ऑफ इंस्पिरिट, द स्टोलन चाइल्ड, ईस्टर 1916। तो हमें आराम से ईस्टर 1916 में जाना है, क्योंकि इसमें इन्होंने आयरिश मूवमेंट के बारे में, आयरिश लीडर्स के बारे में, ईस्टर राइजिंग में कैसे कितने लोग सेक्रीफाइस कर गए, कैसे सफल हुआ असफल हुआ, सारी चीज़ों को इसमें इनमें डिफाइन किया। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आते उनको एलिमिनेट करना मैंने सिखाया है और आंसर तक पहुंचना है। तो मेरा आंसर सी सही हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। विच पोएटिक कलेक्शन बाय विलियम बटलर येट्स वाज पब्लिश्ड इन 1928 एंड एग्जाम्प्लीफाइज हिज मैच्योर स्टाइल। द लेक इन स्फीयर, द स्टोलन चाइल्ड, द टावर, ही विशेस फॉर द क्लॉथ्स ऑफ हेवन। तो तुम देखना कि विच पोएटिक कलेक्शन बाय विलियम बटलर वाज पब्लिश इन 1908। तो आप देखोगे द टावर, और द टावर में मैक्सिमम इनके पोएम द टावर में पब्लिश्ड हुए हैं। क्लियर ना। द टावर एक के थ्रू इन्होंने बहुत सारे अपने पोएम्स को लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इसमें इन्होंने पोएटिक कलेक्शन भी था इनका और बहुत सारे मैच्योर स्टाइल में इन्होंने एक्सिफाई भी किया है। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो विच accomplishment did William Butler Yeats receive the Nobel Prize? Founding the Abbey Theatre, writing The Second Coming, publishing The Lake Hills of Innisfree and being an active participant in their Irish literary revival। तो हम कर सकते हैं फाउंडिंग द एबे थिएटर। देखिए, कोई भी थिएटर अगर कोई इस्टेब्लिश करता है, कोई भी संस्था वो इस्टेब्लिश करता है, तो वो खुद के लिए वो काम नहीं करता। मतलब वो तो खुद के लिए काम, जैसे हम लोग स्टडी फॉर गोल्स में काम करें, तो हमारा मकसद क्या है, हम एक टीम के रूप में काम करते हैं। हमारी जो कोर्स फी होती है वो बहुत सस्ती होती है, ताकि हम झारखंड के छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे इलाके में जो ऐसे बच्चे, छोटे बच्चे कहने का सेंस है जो कि फाइनेंस की वजह से कोर्स खरीद नहीं पाते, शहर में नहीं आ पाते, तो स्टडी फॉर गोल्स में रंजीत सर, सागर सर, बहुत सारे सुभाष सर, जो सब टीम से मिलकर काम होती है। और आज आप देखोगे बैकग्राउंड में भी खूब काम होता है। तो हमने S4G के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, और आने वाले प्लेटफॉर्म में अगर आपका साथ रहा तो हम बहुत से ज़्यादा लोगों तक रीच करेंगे, और तब जाके हो सकता है कहीं ना कहीं हमें भी सम्मानित किसी मोड़ पे किया जाए। और सम्मान किया जाए वो अलग की बात है, लेकिन हमें काम करके सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप लोग से बात करते हैं तो अच्छा महसूस होता है, और आप लोग को भी फीडबैक देना चाहिए हम लोग को। अगर आपको अगर हमारे पढ़ाई में अगर कुछ अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में 1-2 लाइन मिलता है। देखिए, कोई भी वीडियो बनाने में बड़ा ही अच्छा खासा समय लगता है, और अगर आप अगर हमें कमेंट करते हो, हमारे पढ़ाए गए कंटेंट को आपको अच्छा लगता है, तो आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्लियर। चलिए, मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, वरना आप कहोगे कि सर बहुत लेक्चर देते हैं। तो चलिए टू दी पॉइंट आते हैं। और एबे थिएटर के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला, क्योंकि इन्होंने फाउंडिंग द एबे थिएटर किया था। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि बीच में मैंने थोड़ा सा आपको मोटिवेशन लेक्चर दे दिया। फॉर विच कॉम्प्लीमेंट्स डिड विलियम बटलर येट्स रिसीव द नोबेल प्राइज? तो फाउंडिंग द एबे थिएटर। क्लियर। आ जाते हैं विच पोएम बाय विलियम बटलर येट्स रिफ्लेक्ट द एक्सप्लोरेशन ऑफ द एंजाइटी ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वार एरा? तो आप कह सकते हो द सेकेंड कमिंग, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 के बाद इन्होंने देखा कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, कितने सारी चीज़ें तबाह हो गए, एक देश दूसरे देश के लिए उसको जीतने के लिए। लेकिन अंत में होता क्या है, हम तो एक दिन कुछ जितना काम कर रहे हैं अपने लिए, खुद के लिए करें, एक दिन तो हमें दुनिया छोड़ के चले जाना, लेकिन हमारे अच्छे काम, हमारा किया गया काम ही बस याद रहता। तो इस पोएम में उन्होंने बताया कि जीसस क्राइस्ट का जैसे जन्म हुआ था, एक बार फिर से जीसस क्राइस्ट का जन्म होगा, और स्पिरिचुअल मुंडी होगी उसकी। जब आप पोएम पढ़ोगे देखना स्पिरिचुअल मुंडी बताया गया, मतलब जो मुंडी है वो देखना इंसान के रूप में नहीं है, वो अलग तरह का मुंडी है। क्लियर। तो इस सेकेंड कमिंग को उन्होंने बताया है एग्जैक्टिव पोस्ट वर्ल्ड वार के बाद लिखा था। क्लियर। आगे अगर हम बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएम प्रेयर फॉर माय डॉटर? तो होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हैं कि इस पोएम को लिखने के पीछे उनका मकसद था कि वो बहुत ही आशावादी थे और होपफुल, एक उम्मीद करते थे कि अपनी बेटी को लेकर के, इसलिए उन्होंने इसको लिखा है। तो क्या किया,
डिस्पेयरिंग ऑफ, पेसिमिस्टिक, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, क्रिटिकल एंड जजमेंटल, इंडिफरेंट, अपेथेटिक नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, आशावादी थे और होपफुल थे, बहुत उम्मीद करके रखते थे। ऑप्टिमिस्टिक का ही अगर आप एंटोनिम्स में जाओगे तो पेसिमिस्ट होता है, निराशावादी। क्लियर। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ एक्सप्लोजन अमंग द स्कूल चिल्ड्रेन? तो द पैसेज ऑफ टाइम एंड द लॉस ऑफ यूथ। कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द सेंट्रल, क्या थीम था? तो आप देखोगे जब ये 60 साल की उम्र के बाद स्कूल विजिट के लिए गए थे, किसी पोस्ट में थे और इन्हें स्कूल जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे द पैसेज ऑफ टाइम एंड द लॉस ऑफ द यूथ। कह सकते हैं कि द वैल्यू एंड इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन नहीं, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं, द सर्च फॉर पर्सनल आइडेंटिटी नहीं। वो देख रहे थे यूथ का, मतलब वो स्कूल विजिट किए, क्लास विजिट तो कर रहे थे लेकिन वो कॉन्शियस नहीं थे, अनकॉन्शियस थे। क्यों? क्योंकि स्कूल में बच्चों को जब वो देख रहे थे तो उनको अपनी बिलबर्ड की याद आ रही थी। वो बच्चों को देख रहे थे तो उनका अपना लाइफ याद आ रहा था कि किसी समय मैं भी इन क्लासरूम में बच्चों की तरह बैठ के पढ़ता था। और जब बच्चियों को देखते थे उनको अपना मॉडगन की याद कि मेरी बिलबर्ड जो मॉडगन है कभी इस तरह से बैठ के पढ़ती होगी और मैं सुपरविजन के लिए लोग एक सरसरी निगाह से मुझे देख रहा है कि एक नन सारा कुछ उसको डिस्क्राइब करेगी। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, आपको जरूर एमंग स्कूल चिल्ड्रेन जरूर आपको पढ़नी चाहिए। क्लियर। मेरा सजेशन है कि आप इसको जरूर पढ़िए और पीजीटी में इससे बनने वाले प्रश्न जरूर आएंगे। तो इस तरह हमने 7 क्वेश्चन देखे, बाकी आपको सेक्शनल टेस्ट में भी बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लियर। और वहाँ भी मैं सारे पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पुटअप कर दूंगा, आप वहाँ भी जाओगे। अगर आपने कोर्स परचेज किया होगा तो सेक्शनल टेस्ट आप जरूर दें। सब में 10 से 20 क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हैं। क्लियर। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ कर के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जो स्टडी फॉर गोल्स के नाम से। वहाँ मैं हर दिन क्विज लेकर आता हूँ और बच्चे बड़े ही मोटिवेशन के साथ उसको आंसर देते हैं, तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। अगर आप मेरा कंप्लीट क्रैश कोर्स अगर आप लेना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। इतने कम प्राइस में आपको कहीं भी कोर्स नहीं मिलेगा और लगभग मैं सारे कोर्स को धीरे धीरे कंप्लीट भी कर रहा हूँ। सेक्शनल क्वेश्चंस भी मैं पुटअप कर रहा हूँ, मॉक आपको मिल ही रहा है और टॉपिक वाइज मैं एक वीडियो आपको समय पे दे रहा हूँ। कोशिश करूँगा एग्जाम से पहले सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, काम हो रहा है। और अगर आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो 749 में आप सीजीएल का भी कोर्स परचेज कर सकते हो। और ये भी एक बेहतरीन है जिसमें मैं ग्रामर और लिटरेचर दोनों सेक्शन देख रहा हूँ और धीरे धीरे एग्जाम से पहले मैं इसे भी कंप्लीट करूँगा बेहतरीन तरीके से। आप इतना उम्मीद कर सकते हैं इस 4G पे। अगर आप झारखंड के समान ज्ञान को देखना चाहते हो तो 149 में आप इसको ले सकते हो, जिसमें 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। और अगर इन क्वेश्चन को आप एक सरसरी निगाह से एक बार अगर आप देख लोगे तो झारखंड से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स आप उसको ईजिली क्रैक कर सकते हो। क्लियर। तो और अगर आप हमारा एक लास्ट है मॉक टेस्ट, और इस मॉक टेस्ट को अगर आप करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट मैं इस तरह से डिज़ाइन किया हूँ कि आपको एग्जाम वाला फील आएगा। क्लियर। एकदम सीबीटी मोड में किस चैप्टर से कितने सेक्शन से क्या क्वेश्चन आए मैंने वैसे तैयार किया है। खूब सारा इसमें मेहनत भी किया गया है और इसमें मैं पिछले 1 साल से लगा हुआ था, तब जाके ये सफलता मिली है। तो आप अभी झारखंड में कोई मॉक टेस्ट भी नहीं है तो आप इस मॉक टेस्ट के साथ जा सकते हो और अपने आप को जज कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी है। कमी होगी तो आपको काम करना है और अच्छी है तो वेल एंड गुड। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप है सो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले समय में कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल बटन को भी आपको दबा देना है और हम लोग फिर से मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना का खूब ख्याल रखते रहिए। बरसात भी आ रहा है, इसमें अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है, समय पर सोना है, समय पर खाना है और तैयारी में जम के लग जाना है। क्योंकि इस 6 महीने की तैयारी 6 महीने अगर आप जम करके 2023 में दे देते हो तो 24 में आपके पास एक अच्छी खासी जॉब रहेगी। धन्यवाद।